गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सोशल साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा था औद्योगिक क्रांति, जिसमें हमने कल औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझा था। आज हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन, यानी औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन क्या हुए, किस प्रकार के चेंजेज आए, वो अपन देखते हैं। तो औद्योगिक क्रांति जो है उससे होने वाले परिवर्तन, तो पहला परिवर्तन तो ये था कि उत्पादन का अर्थ तो किसी चीज़ का निर्माण हम कर रहे थे तो वो हाथ से किए जाते थे। पहले क्या है, उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे, अब वो शक्ति चालित यंत्रों से किए जाने यानी मशीनों से किए जाने लग गए। पहला परिवर्तन तो ये हुआ। दूसरा, इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए, इस्पात जो मजबूत लोहा होता है, उस इस्पात की जो बढ़ती मांग थी, क्या डाल रहा है ये, तो इस्पात की जो बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने और खोल दिए गए। जब और कारखाने खोले गए तो उसमें क्या हुआ, लोगों को रोजगार भी ज़्यादा प्राप्त हुआ। तीसरा परिवर्तन, कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण, शक्ति चालित जैसे हम बैलों के स्थान पर क्या करने लगे, ट्रैक्टरों का प्रयोग करने लगे, तो शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण जो छोटे छोटे जो खेत थे, उन खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। पहले क्या करता था, जितनी उससे व्यक्ति से खेती होती थी उतनी भूमि वो जोतता था और उतनी भूमि पर वो फसल का उत्पादन करता था। लेकिन इस परिवर्तन से क्या हुआ, जितने बड़े बड़े फार्म थे उन सभी बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी, क्योंकि मशीन का कोई समय नहीं होता। व्यक्ति की कार्य क्षमता जो होती है वो एक निश्चित कार्य क्षमता होती है, जिससे जितना वो कार्य वो कर सकता है उतनी भूमि पर वो जोतने का काम करता था, उतनी भूमि पर वो फसल का उत्पादन करता था। लेकिन मशीनों से अधिक भूमि पर बड़े बड़े फार्मों में कृषि कार्य किया जाने लगा। पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति, जब पहले पैसों की आवश्यकता अनेक कम होती थी, जैसे जैसे पूंजी का आवश्यकता या उपयोग बढ़ने लगा तो बैंकिंग पद्धति का भी धीरे धीरे ज़्यादा विकास हुआ। वाष्प चलित इंजन, यंत्र चालित जहाज़ों के कारण यातायात में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। वाष्प चलित इंजन स्टार्ट हो गए, यंत्र चालित जहाज़ हो गए, तो उसके कारण यातायात जो था उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। जब हम किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है, हम किसी चीज़ गेहूँ का उत्पादन कर रहे हैं, अब देश में गेहूँ के उत्पादन होने के बाद में जब हमारे देश की आवश्यकता पूरी हो जाती है, हमारे देश के लिए पर्याप्त गेहूँ होता है, उसके बाद में हमारे पास जो एक्स्ट्रा गेहूँ बचते हैं हम उनको विदेशों को निर्यात करते हैं। तो इससे क्या हुआ, विदेशी व्यापार में वृद्धि होने लगी। संगठित व्यापार तंत्र ज़्यादा विकसित हो गया। कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी मेहनत कम और उत्पादन ज़्यादा। तो ये किसके माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से, शक्ति चालित साधनों के माध्यम से ही ये संभव हुआ कि कम मानव श्रम करने और अधिक उत्पादन के सिद्धांत को अपना लिया गया। तो ये तो थे हमारे औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो थी उसका प्रारंभ इंग्लैंड से क्यों हुआ, यानी जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। तो इंग्लैंड में होने का क्या कारण था, तो हम सीधी सी बात समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के लिए जो आवश्यक संसाधन होंगे तो वो जो जहाँ उपलब्ध होते हैं वहाँ पर ही वो सबसे पहले वो चीज़ देखने को मिलती है। हमारे पास किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए कच्चा माल नहीं होगा तो हम वो उद्योग स्थापित नहीं कर पाएंगे। उद्योग स्थापित करेंगे तो उसके लिए कच्चा माल बाहर से लाना हमारे लिए काफ़ी कठिन होता है। तो उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड में क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो उसका कारण क्या था, तो उसका कारण था इंग्लैंड पहला देश था विश्व में जहाँ सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया, यानी मशीनरीकरण या मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अनेक ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ किया। अब ऐसी परिस्थितियां क्या थी, पहली परिस्थिति कि इंग्लैंड जो था उसका अपने भारत में नहीं, भारत के अलावा अनेक देशों में उसके औपनिवेश थे, अनेक देशों पर उसका राज था। तो अनेक देशों से वो क्या करता था, जिन देशों पर उसका राज था वहाँ पर सस्ते दामों पर कच्चा माल वो खरीदता था और अपने उद्योगों में स्थापित करता था। तो इंग्लैंड में 18वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल और नवीन बाजार, कच्चा माल भी वहाँ से मिल जाता और उसको बेचने के लिए, यानी जो तैयार माल था उस तैयार माल को बेचने के लिए वो देश जो थे जिनके ऊपर उनका औपनिवेशिक साम्राज्य जमा हुआ था वहाँ पर बाजार भी उपलब्ध थे। जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास उपनिवेश नहीं थे। यूरोप के अन्य देश, इंग्लैंड के अलावा अन्य देश थे, उनके पास उपनिवेश नहीं थे और जिनके पास थे वो भी सीमित थे।
दूसरा कारण था लोहे और कोयले की खानें पास पास में, दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, लोहे की और कोयले की। तो लोहा और कोयला दोनों ही चीज़ें पास पास में उसके पास खाने थी। तो इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास पास होने के कारण पक्का लोहा निर्माण में अधिक सुविधा हुई। यानी लोहे को निकाल कर हमें ज़्यादा दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं पर उसको पकाने के लिए, उसको पक्का तैयार करने के लिए, इस्पात में कन्वर्ट करने के लिए कोयला प्राप्त हो गया। मशीनों के निर्माण के लिए पक्का लोहा आवश्यक होता है। उपयोग के अनुरूप उत्पादन, जितना उपभोग के अनुरूप, उपभोग का अर्थ होता है जितना हम खपत कर सकते हैं। हम कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, हमने निर्माण ज़्यादा कर लिया और वो उसकी खपत नहीं होती, उसको बिकता नहीं हो माल, तो इसके पास तो जितना उत्पादन करता था उतने ही उत्पादन को ये बेचने में भी सहायक था। तो उपभोग के अनुरूप उसका उत्पादन भी था। फ्रांस का निर्यात व्यापार उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था। फ्रांस जो था उसका निर्यात क्या था? व्यापार उच्च कोटि यानी ज़्यादा महंगी वस्तुएं, जो विलासी वस्तुएं थी, आरामदायक वस्तुएं थी, उसका था। विलासी वस्तुओं का उपयोग हमेशा सीमित रहता है। आज वर्तमान में भी हम जो ज़्यादा हाई फाई जो क्वालिटी वाली वस्तुएं होती है, विलासी का अर्थ क्या होता है? आरामदायक जो चीज़ें होती है, उनका कुछ ही लोग उपयोग कर पाते हैं, सारी पब्लिक उसका उपयोग नहीं कर पाती है। जबकि इंग्लैंड का जो निर्यात व्यापार था उन वस्तुओं का था जिनकी ज़रूरत बड़ी मात्रा में। अब जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकता वाली जो वस्तुएं होती, दैनिक आवश्यकता वाली जो वस्तुएं होती, तो ये जो इंग्लैंड के व्यापार थे वो इन वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन करते थे जो दैनिक जीवन में काम आती है। इंग्लैंड का विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक सस्ता बनाने के साधन खोजे जाए तो उनका बाज़ार और ज़्यादा बढ़ सकता है। क्यों? अगर हम और सस्ती बेचेंगे तो और ज़्यादा इसका उत्पादन करेंगे, इसके साधन अपनाए जाए तो इससे अब मशीनों के माध्यम से और ज़्यादा उत्पादन किया जाए तो हम इनको बाज़ारों में और ज़्यादा बेच सकते हैं। इसलिए इंग्लैंड उन तरीक़ों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे वस्तुओं को सस्ते दामों पर निर्मित किया जा सके। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से तो बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो सके, उन चीज़ों के लिए भी वो तैयार था। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, जहाँ जहाँ इंग्लैंड के उपनिवेश थे वहाँ से वो क्या करता था, सस्ते मजदूर उनको मिल जाते थे। अर्धकुशल कारीगर होते हैं, सस्ते मजदूरों को कहा जाता है। जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर क्या हुआ, शहरों में जा बसे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तब ये अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए तैयार हो गए। तो जब अभी अपन बात करें वर्तमान में कोरोना समय में, इस समय हमारे यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति जो है वो बेरोज़गार हो गए। अब उनको अर्धकुशल जो काम नहीं जानते वो काम भी अगर करवाया जाए तो वो उस काम को करने के लिए भी तैयार है। तो इसी प्रकार वहाँ पर क्या हुआ, इंग्लैंड में भी सामंती व्यवस्था जैसे ही भंग हुई तो बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो थे उनके रोज़गार छिन गए और वो शहरों में जाकर बस गए रोज़गार की तलाश में। तो जैसे ही वहाँ पर मशीनों का कार्य प्रारंभ हुआ तो मशीनों को चलाने के लिए वो तैयार हो गए। फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध, फ्रांस में जो क्रांति हुई और जो युद्ध था उस युद्ध ने, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिकों और अपने साथी देशों के सैनिकों को की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में और ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता पड़ी, यानी और ज़्यादा डिमांड हुई तो उसके माध्यम से उन्होंने उत्पादन बढ़ाया। पूंजी की उपलब्धता, इनके पास पर्याप्त मात्रा में उपनिवेश होने के कारण इनके पास पूंजी की उपलब्धता थी। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। तात्कालिक उस समय की जो परिस्थितियाँ थी पूंजी संग्रह और उसके उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए इनके अनुकूल थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने, पूंजी जमा करने की सुविधा मिल गई थी, जबकि अन्य देशों के पास ऐसी कोई सुविधाएं न तो पूंजीपति थे जो उनको ऋण दे सके और न उनकी पूंजी को स्टोर करने की सुविधा मिली। इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड जो है चारों तरफ समुद्री क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उसको व्यापार की पर्याप्त सुविधाएं मिलने लगी। व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमण का खतरा तो कम था ही, साथ ही सुरक्षित होने के कारण वो युद्ध जनित हानियों से बचा रहा। कभी उसके युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी और युद्ध जब होता है तो उससे देश का बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है, वो आर्थिक नुकसान इंग्लैंड का नहीं हुआ और अपना औद्योगिक विकास कंटिन्यू चलता रहा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। वहाँ पर जो कृषि क्रांति आई, कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ा उससे भी क्या हुआ, नए नए उद्योग स्थापित हुए। लास्ट जो पॉइंट है, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीतिक
और मजहबी हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था। वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था, जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए और नए नए तरीके, नई नई खोजें वहाँ पर की जाने लगी। तो ये थे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के कारण। 9 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, उसका प्रारंभ हुआ। आज इतना ही। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से आविष्कार और कौन कौन से सुधार हुए, वो अपना अगला पॉइंट होगा। धन्यवाद।